सिने इंक पॉडकास्ट। नमस्कार। सिने इंक किताब कॉलम के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं अचला शर्मा। बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। यूं ही नहीं जाता कोई छोड़कर अपना घर, जाता है तभी जब शार्क मछली का मुंह बन जाए उसका घर। भागता है वो तभी सरहद की ओर, भागता है जब सारा शहर उसी ओर। भागते हो पड़ोसी जब तुमसे भी तेज, गले में उनके घुटती हूँ लहूलुहान सांसें। वो लड़का जिसने कभी पुरानी टिन फैक्ट्री के पीछे चुराए हुए चुंबन से किया था मदहोश, साथी था स्कूल का, आज थामे है बंदूक वही खुद से भी बड़ी। घर तभी न छोड़कर जाता है कोई जब रहने नहीं देता घर उसे अपनी ही छत के तले। कविता की ये पंक्तियां मैंने ब्रिटेन की एक युवा कवयित्री वारसन शायर की कविता होम से ली हैं। वारसन शायर का संबंध कीनिया से ब्रिटेन आकर बसे एक सोमाली परिवार से है। ये कविता मुझे इसलिए याद आई क्योंकि आज मेरे सामने जो किताब है वो घर से बेघर हुए लोगों की ऐसी ही दास्तान बयान करती है। हिंदी की जानी मानी लेखिका अलका सरावगी का 7वां उपन्यास कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए नवंबर 2020 में वाणी प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ। अब तक उस पर खासी चर्चा भी हो चुकी है। इससे पहले कि अलका सरावगी से उपन्यास के बारे में कुछ जाने, पहले सुनिए कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए का एक छोटा सा अंश उन्हीं की ज़बानी। रास्ते चलते एक पोस्टर को देखकर वह ठिठक कर रुक गया था। लोअर सर्कुलर रोड पर आत्मकथा नाम के किसी नाटक का पोस्टर लगा था। उस पोस्टर के नीचे लिखा था 20वीं सदी के अंतिम साल का महाकाव्य। यह बात उसे कुछ कम समझ में आई। उसने देखा कि हल्की नीली शर्ट पहने एक दाढ़ी वाला पढ़ा लिखा सा आदमी भी उस पोस्टर को देखे जा रहा था। एक बार उसने सोचा कि इस आदमी से मतलब पूछ ले, फिर उसने यह ख्याल छोड़ दिया। उसे मालूम था कि वहाँ किसी नाटक करने वाली एक पुरानी संस्था का दफ्तर है। यह बात उसे उसी तरह मालूम थी जैसे कि उसे कलकत्ता शहर की तमाम सड़कों पर बनी दुकानों, मकानों, ऑफिस, मंदिर, मस्जिद, चर्च और छोटी मोटी फुटपाथिया दुकानों तक के बारे में मालूम था। इस शहर का वह एक अच्छा खासा व्यापारिक नक्शा बना सकता था। फुटपाथ के इटालियन सैलून यानी ईंट पर बैठकर हजामत बनाते नाइयों या चाबी खोने पर बंद तालों की चाबी बना देने वाले मिस्त्रियों के तो वह नाम भी बता देता। उसके इस ज्ञान का पूरा फ़ायदा उठाते हुए भी उसके भाई के परिवार के लोग, जहाँ वह एक तरह से क्या ठीक ठाक नौकरी ही करता था, उससे अक्सर शिकायती लहजे में पूछ लेते, क्या भूषण चाचा, आप उस बंदर का नाच दिखाने वाले मदारी से क्या इतनी बातें कर रहे थे? मेरी गाड़ी रास्ते के ट्रैफिक में फंसी थी और मैंने देखा कि आप पूरे वक्त उससे गप लगा रहे थे। वह हंसकर रह जाता। जवाब में सिर्फ हंस देने वाला ये भूषण चाचा उर्फ कुलभूषण कौन है? पर इस जवाब से पहले अलका सरावगी के बारे में दो बातें। अलका सरावगी के पहले उपन्यास कलिकथा वाया बाईपास ने हिंदी जगत में धूम मचा दी थी और सन 2001 में इस उपन्यास के लिए अलका सरावगी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तब से लेकर अब तक उनकी लेखन यात्रा अपने समय के बदलावों को जज्ब करती हुई अलग अलग विषयों और पात्रों के माध्यम से आबाद चलती रही है। और अब कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। पहले ये सवाल कि कौन है कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए का ये कुलभूषण? कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए का कुलभूषण, अगर आप उसे देखें तो वह एक काला लंबा दुबला शख्स है जो कलकत्ते की सड़कों पर अक्सर चक्कर लगाता आपको दिख जाता है। वह कौन है, कहाँ से आया है, उसका असली नाम क्या है? फिलहाल वह गोपाल चंद्र दास बनकर एक बंगाली औरत से शादी कर नॉर्थ कलकत्ते में रहता है और अपने बड़े भाई के घर में, जो कि दक्षिण कलकत्ते का एक समृद्ध संभ्रांत परिवार है, उसके यहाँ केयर टेकर की नौकरी सी करता है। उसकी कहानी है एक अपनी जड़ों से कट कर विस्थापित हुए आदमी की कहानी, यानी कि जो हवा, पानी, मिट्टी, नदी, जिससे आदमी की एक दुनिया की समझ बनती है, उसकी संवेदना, उसकी ऐन्द्रिक
अनुभूतियाँ जिससे जुड़ी होती हैं, उस मिट्टी से कटकर एक नितांत अजनबी परिवार में, अजनबी वातावरण में आना, जिससे कि वह अपनी पहचान लगातार भूलता गया है। कुलभूषण की ट्रेजेडी यह है कि वह अपने परिवार के अंदर भी विस्थापन का शिकार है और इसलिए वह लगातार अपनी पहचान के संकट से जूझता रहता है। फिर भी वह यह कहता है, माँ बाप का दिया हुआ उसका नाम कुलभूषण जैन ही दर्ज किया जाए। पहचान के संकट से जूझता हुआ कुलभूषण जैन बांग्लादेश के जन्म से पहले ही वहां के कुश्तिया क्षेत्र से भागकर कलकत्ता आने पर मजबूर हुआ था। पीछे बहुत कुछ छूट गया, जिनमें एक था श्यामा धोबी, जिसने कभी कुलभूषण को सदा खुश रहने का पाठ पढ़ाया था कि अपने भीतर एक भूलने वाला बटन दबाओ, तकलीफ को भूलो और जब चाहो खुश हो जाओ। ऐसे बहुत से पात्र हैं कुलभूषण की यादों में न थी, लेकिन फिलहाल ये जानना जरूरी है कि अलका सरावगी के लिए ये कथा लिखना क्यों जरूरी था। मुझे लगता है कि हमारे अंदर बहुत सी ऐसी कहानियों के बीज दबे रहते हैं जो न जाने जीवन के किस मोड़ पर सही हवा पानी मिलने के साथ वे एक नया रूपाकार ग्रहण करने लगते हैं। कुलभूषण जैसा हाशिए पर पड़ा हुआ एक विस्थापित पात्र मुझे लगता है कि मेरे लिखने के शुरुआती दौर से मेरे साथ था और उसे लिखना जैसे एक समय को लिखना जिस दौर में एक बड़ी ऐतिहासिक राजनैतिक घटना के कारण इस तरह के जो लोग विस्थापित होते हैं और वो किस तरह तमाम जीवन 50 साल के अपने तमाम उम्र को के फासले को काट करके भी वे अपनी नई जड़ें नई जगह पर उगा नहीं पाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस विस्थापन की कथा को कहना कहीं न कहीं मेरे लिए एक बहुत अंदर का एक आग्रह रहा। लेकिन अब क्यों? पलायन और विस्थापन की एक लंबी व्यथा यात्रा है। सन 47 में भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना और जो कभी पूर्वी बंगाल था पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। उसके बाद शुरू हुआ वहां मुक्ति संघर्ष और 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश के जन्म को भी 50 वर्ष हो गए हैं। तो अलका सरावगी ने 2020 में ये उपन्यास क्यों लिखा? ऐसा अक्सर होता है कि कुछ कहानियाँ टुकड़े टुकड़े में आपके पास में आती रहती हैं, यानी कि आपको एक ऐसा पात्र मिलता है जो आज तक उन्हीं पुरानी बातों को दोहरा रहा है। जैसा कि उपन्यास में एक जगह आता है कि जो रिफ्यूजी है, जो शरणार्थी है, वो जैसे स्मृतियों का तोता है। उसके लिए पृथ्वी वर्तमान से भविष्य की ओर नहीं जाती है, वो वर्तमान से भूतकाल की ओर जाती है। तो इस तरह के पात्र आपके जीवन में बार बार चले आते रहते हैं और इसलिए कभी ऐसा हो जाता है कि वह पात्र एक उसको उसके बारे में लिखना और उसके बारे में आपका सोच इस तरह का आपका एक उससे एक ऐसा जुड़ाव हो जाता है कि आपको ये लगता है कि ये आदमी जो आज तक अपनी पहचान नहीं बना पाया, तो इसके पीछे वो कौन से कारण थे, वे कौन से व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, जिससे कि उसकी जो यातना है आप बताना चाहते हैं कि वो इस यातना की यात्रा किस तरह की रही। बांग्लादेश के जन्म से पहले के पूर्वी पाकिस्तान से पलायन करके भारत आने वाले हिंदुओं के विस्थापन की पीड़ा को दर्ज करता उपन्यास कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। लेकिन जिस समय अलका सरावगी ये उपन्यास लिख रही थीं, उस समय अलगाववादी राजनीति नई करवट ले रही थी। ब्रिटेन में ब्रेक्सिट की बहस ने एक बार फिर प्रवासियों और शरणार्थियों के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगाया। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको से लगी सरहद पर दीवार उठाने लगे। भारत में सरकार ने एक बिल पास किया और CAA यानी नागरिकता संशोधन एक्ट बना दिया, जिसके तहत धार्मिक उत्पीड़न की वजह से बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। इनमें मुसलमानों का जिक्र नहीं था। इसके अलावा NRC का भी ऐलान किया, जिसके अंतर्गत भारत में प्रवेश करने वाले अवैध निवासियों की पहचान करके उन्हें देश से बाहर निकालने का प्रस्ताव है। देश में बहस और विरोध के स्वर उठने स्वाभाविक थे।
इस पृष्ठभूमि में 2020 में कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए वाणी प्रकाशन से छपकर आता है, जो पूर्वी पाकिस्तान से भागकर आने वाले हिंदुओं के संघर्ष की कहानी है। तो सवाल उठता है कि क्या देश और दुनिया की राजनीतिक घटनाओं की कोई भूमिका रही इस उपन्यास की रचना में? अलका सरावगी। देखिए, यह एक तथ्य है कि उपन्यास का पहला चैप्टर 3 साल पहले तद्भव पत्रिका में छप चुका था और उस समय देश में एनआरसी या सीएए जैसी कोई बातें नहीं थी। और यह भी एक संयोग कहा जाएगा कि वे घटनाएं साइमल्टेनियसली चलती गईं। यानी कि मैं जब लिख रही थी, कई बार मेरे सामने ये सवाल उठ रहा था कि मैं जो लिख रही हूँ उसके कई तरह के इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। यानी कि जो अलगाववादी सांप्रदायिकता आइडियाज़ हैं उनके लिए ये काफ़ी काम की हो सकती हैं, जबकि इससे बिल्कुल विपरीत मेरा लिखने का मकसद था कि आज भी जो रोहिंग्या शरणार्थी बन रहे हैं, आज भी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा है। सीरिया में, लेबनान में, हम सब जगह देख रहे हैं टीवी पर तरह तरह के, हमको एक बच्चे के औंधे समुद्र तट पर मरे हुए के चित्र हमारे सामने आ जाते हैं। तो ये जो विस्थापन है, जो बहुत सारी नफ़रत, वैमनस्य और कहीं ना कहीं मतलब किसी दूसरे का हक हड़पने की या असहिष्णुता के कारण जो ये विस्थापन होता है, तो उसका दर्द, उसकी यातना को समझना इस पात्र के माध्यम से, जब हम साहित्य का जो मूल फंक्शन है कि उसकी आत्मा, जो पाठक की आत्मा है, वो कहीं विचलित हो, वो उस दर्द को समझे, तो कहीं ना कहीं लेखक की जो मंशा है, कहीं उसको एक बिल्कुल उलट तरीके से उसका इस्तेमाल न किया जाए। लेकिन फिर भी आप देखिए, जो कहानी की जो एक अपनी जो एक गति होती है, जो उसकी एक अपनी उसकी एक ऑर्गेनिक यूनिटी होती है, तो उसमें लेखक सिर्फ ये आशा कर सकता है कि वह जो कहना चाहता है तो पाठक उसी को उसी तरह से ग्रहण कर पाएगा। अलका सरावगी, जो कुलभूषण की यातना के आईने में दुनिया के अन्य युद्धग्रस्त क्षेत्रों के शरणार्थियों की यातना को भी देखती हैं। उपन्यास को पढ़ते हुए कुलभूषण से मिलकर ऐसा लगता है कि लेखिका उसे अच्छी तरह जानती हैं, जैसे वे कुलभूषण के जीवन की हर घटना से, उसके मन के हर अंधेरे उजाले कोने से परिचित हैं। तो क्या कुलभूषण का चरित्र किसी वास्तविक पात्र पर आधारित है? अलका सरावगी। मुझसे कई बार लोगों ने पूछा कि यदि हम कलकत्ता आएँ तो क्या आप हमको कलिकथा वाया बाईपास के किशोर बाबू से मिलवा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि यह इस उपन्यास की सफलता ही कही जाएगी यदि पढ़ने वाले को यह लगता है कि कुलभूषण की ज़िंदगी के हर अंधेरे और उजले कोने से मेरा एक गहरा परिचय है। कुलभूषण कोई एक पात्र नहीं है, कुलभूषण में बहुत सारे पात्र समाहित हैं। जीवनानंद दास हैं, बांग्ला के बहुत बड़े कवि, जो कि 1955 में एक ट्राम की टक्कर से कलकत्ते में मर गए और आज तक यह बात एक रहस्य है कि वह आत्महत्या तो नहीं थी कहीं। इसी तरह बांग्ला के बहुत सारे लेखक हैं जिनसे व्यक्तिगत परिचय हुआ और उनसे उनकी बातों को सुन कर के ये लगा कि किस तरह मतलब कि किस जीवन को वो छोड़ आए हैं, उसका जो दर्द है वो आज भी उनकी हर बात में, उनकी हर रचना में वो दिखाई पड़ता है। जब मैं रिसर्च कर रही थी, कुछ लोगों से मिलना चाहती थी, तो कई लोग ऐसे भी मिले जो एक प्रोफेसर हैं जिनसे जान पहचान थी। उन्होंने बताया कि उनकी माँ ने उस दौर को बहुत करीब से देखा है, लेकिन जब मैं उनसे मिलना चाहती थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपनी माँ से नहीं मिलवाएंगी। बहुत दिनों की टाल मटोल के बाद में उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि माँ अगर वापस उन स्मृतियों में लौटेंगी तो उनको फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, वो शायद डिप्रेशन में चली जाएंगी। बांग्ला के एक बहुत बड़े लेखक हैं मनोरंजन व्यापारी, जिनकी आत्मकथा भी अभी छप चुकी है और अंग्रेज़ी में जिसका अनुवाद कुछ हिस्से मैंने उसके पढ़े। तो ये देखिए कि ये सारे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारी कथाएं हैं जो गुंथ करके एक कुलभूषण जैसे एक पात्र को रचती हैं। तो इसलिए ये नहीं कह सकती कि कुलभूषण कोई एक व्यक्ति पर आधारित कोई चरित्र है या ये उसके जीवन की एक वास्तविक कथा या आत्मकथा है, जैसा कि उपन्यास में भी पढ़ते समय आपको लगेगा कि लेखक ऐसी बात कहीं ना कहीं पाठक को कह रहा है। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं।
हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए cineinc.com। अलका सरावगी कोलकाता की रहने वाली हैं और बंगाल के जनजीवन से ही नहीं, बांग्ला भाषा के साहित्य से भी उनका गहरा परिचय है। बांग्ला भाषा के रंग का छींटा भी उनकी भाषा में दिखाई देता है। कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए मात्र एक मारवाड़ी परिवार या पात्र की कहानी बनकर नहीं रह जाता। विस्थापन को झेलने वाले और बहुत से चरित्रों की कहानियां इसमें समाहित हैं। उपन्यास में एक प्रसंग है जहां कुलभूषण अनिल मुखर्जी की तलाश में रायपुर के माना कैंप जाता है। रायपुर जाने वाली ट्रेन के सफर और माना कैंप का बहुत ही मार्मिक चित्रण पुस्तक में है। मेरी जिज्ञासा थी कि अलका सरावगी ने इस उपन्यास को लिखने से पहले और क्या रिसर्च की। कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए के पीछे जो एक मेरी शोध यात्रा थी वह बहुत ही दिलचस्प और बहुत अंदर तक बेधने वाली थी। बहुत सारे मुझे ऐसे पात्र मिले जो स्वयं लेखक थे। मिहिर सेनगुप्ता एक लेखक हैं जो बरिसाल से 50 साल पहले आए थे और कलकत्ते में आज तक एक तरह का विस्थापित जीवन ही जी रहे हैं। उनकी एक किताब थी विषाद वृक्ष, जिसमें बहुत डिटेल में उस पूरी संस्कृति का जिक्र आता है जो छोड़कर वे आए थे। उन तमाम छोटे छोटे त्योहारों, उन छोटी छोटी कीर्तन सभाओं, उन नदियों का, तो ये सब कुछ एक बहुत एक स्मृति के बिंब के आपके लिए तैयार करता है। बांग्ला में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी फिल्में मैंने देखी जो कि ज़्यादातर 1971 में जो हुआ उसके ऊपर आधारित थी। शक्तिपद राजगुरु का एक उपन्यास है दंडक से मरीज झांपी, उसमें रायपुर के माना कैंप का बहुत आँख के सामने चित्र खींचने वाला एक वर्णन है। इस तरह बहुत से लोग और बहुत सी फिल्में, बहुत सी किताबें, द ब्लड टेलीग्राम, द कर्नल हु वुड नॉट रिपेंट सलिल त्रिपाठी की किताब है, मैं बोरिशा इल्ला महुआ माझी की किताब है। रायपुर की जो ट्रेन थी, जो दंगों का चित्रण था, जिन यातनाओं से लोग गुजरे, जो लगातार कैंप से कैंप में भी विस्थापित होते गए, उन सब का बहुत कुछ मैटर आपको उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरह बहुत सी कथाएं आपके सामने खुलती जाती हैं और धीरे धीरे एक आपके लिए एक बड़ा चित्र तैयार करती हैं, जिसमें आपका पात्र और आपकी कहानी भी आपके साथ उनके सुख दुखों की यात्रा करते हुए आगे चलते हैं। कुलभूषण का नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया में अलका सरावगी की शोध यात्रा। पिछले 2 दशकों में हिंदी कथा साहित्य में अलका सरावगी की विशिष्ट पहचान पहले ही दर्ज हो चुकी है। अब तक उनके 2 कहानी संग्रह, कहानी की तलाश में और दूसरी कहानी तथा 7 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। कलिकथा वाया बाईपास के बाद शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद जानकीदास तेजपाल मेंशन, एक सच्ची झूठी गाथा और अब कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। एक विषय या पात्र या कहें विचार के पैदा होने, पनपने और उपन्यास की शक्ल लेने तक की प्रक्रिया क्या होती है? कलिकथा वाया बाईपास से लेकर मेरे 7वें उपन्यास कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए की रचना प्रक्रिया के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हर बार ऐसा होता है कि कोई पात्र या कोई घटना अपनी तरफ बहुत तेज़ी से आकर्षित करती है और फिर वह दिल दिमाग पर इस तरह चस्पा हो जाती है कि लगातार उसके बारे में एक सोच चलता रहता है और जीवन के बहुत सारे संयोग फिर इस तरह घटित होते हैं कि वे बातें लगातार कुछ और रूप लेती रहती हैं। जैसे यदि मैं कलिकथा वाया बाईपास के बारे में ही बात करूं तो ऐसा हुआ कि मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ गई और उनके हार्ट का बाईपास ऑपरेशन हुआ था। यह उन दिनों की बात है जब कलकत्ते में हार्ट का बाईपास होना बहुत एक नई सी बात थी। तो उनकी पत्नी ने मुझे बताया कि जब इनसे मैंने पूछा कि आप बीच वाले कमरे में चाय लेंगे क्या, तो उन्होंने कहा कि बीच वाला कमरा कहाँ है, 2 ही तो कमरे हैं। यानी वो समय के उस दौर में लौट गए थे जहाँ 2 ही कमरे थे। मैं घर आई और मुझे इस बात ने इतना आकर्षित किया कि मैंने एक कहानी लिखनी शुरू की, बीच वाला कमरा कहाँ है।
किंतु मैं वहाँ तक जहाँ पहुँची कि वह व्यक्ति कहता है कि बीच वाला कमरा कहाँ है, तो फिर उसके बाद मेरी एक खोज शुरू हुई कि यानी कि जब बीच वाला कमरा नहीं था तब कैसी ज़िंदगी थी, क्यों थी, उसके पीछे की कौन सी तमाम ऐतिहासिक घटनाएं थीं जिनके कारण वो ज़िंदगी वहाँ तक पहुँची थी। तो इस तरह एक बहुत कई पीढ़ियों का सामाजिक ऐतिहासिक उनकी अपनी जीवन यात्रा, उनकी यातनाएं, उनके सुख दुख सब उसमें जुड़ते चले गए और इस तरह धीरे धीरे उसने एक विशाल एक रूप धारण करती चली गई वह किताब, वह कहानी। और उसमें बहुत सारे उस शहर का इतिहास, आज़ादी के आंदोलन का इतिहास और मारवाड़ी जाति के माइग्रेशन का इतिहास, ये सब उसमें जुड़ता चला गया। कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए के बारे में मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि यह पात्र जो 1.5 चप्पल पहनकर घूमता था और अक्सर दिखाई पड़ जाता था और उसके बारे में बहुत सी बातों के बारे में बहुत सी सूचनाएं मिलती थीं और कई बार बड़ा अजूबा लगता था कि यह गोपाल चंद्र दास के नाम से रहता है और इसके परिवार से इसका कोई उस तरह का कोई संबंध नहीं है और यह ऐसा जीवन इसने किस तरह चुना और क्यों चुना और यह कहाँ से आया था। यह बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान के उस कुश्तिया नाम के शहर से किस तरह का जीवन यह जी रहा था। यह कलकत्ते आया और उसके बाद किस तरह लगातार यह विस्थापित होता रहा। तो ये सारी घटनाएं बड़ी शक्ल लेती गईं और उसमें बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य, दुखों की यात्रा, सुखों की यात्रा, बहुत सारे बिंब, बहुत सारी स्मृतियाँ उसमें जुड़ती चली गईं। अलका सरावगी बता रही थीं कि एक विचार का उपन्यास बनने का सफ़र किन किन रास्तों से होकर गुजरता है और उसके बाद प्रकाशक से होता हुआ पाठक के हाथ में आता है। मैंने जानना चाहा कि कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए की सबसे बड़ी उपलब्धि वो क्या मानेंगी। कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए उपन्यास की सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी समझ में यह होगी कि पाठक और पाठक के माध्यम से यह समाज और यह देश, यह विश्व इस बात का अनुभव करे कि एक व्यक्ति को जब ऐसी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के कारण या कुछ लोगों के निर्णय के कारण उनको अपने जीवन से विस्थापित होना पड़ता है, जिस जल जमीन मिट्टी से वे पैदा हुए या बने गढ़े, उन सबको छोड़कर, उन पेड़ों को, उन नदियों को छोड़कर, उस मिट्टी को छोड़कर जब उन्हें एक बिल्कुल एक अजनबी दुनिया में उनको धकेल दिया जाता है तो वे किस यातना से गुज़रते हैं। इस तरह का जो विस्थापन होता है उसके पीछे नफ़रत, द्वेष, असहिष्णुता, सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद, इस तरह के ही कारण काम करते हैं। बहुत सारे स्वार्थ, बहुत सारी वैचारिक टकराहटें, आर्थिक टकराहटें, बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण बहुत सारे एक बड़े समुदाय को इस तरह अपनी ज़मीन से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि कुलभूषण की उपन्यास की सफलता, उपलब्धि उसकी यही होगी कि वह उस दर्द का अनुभव उन लोगों को करा सके जो इन सब के लिए कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार होते हैं और उस समाज को जिसमें ये फेंके जाते हैं और जिसमें लोग उनको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग भी इन पूर्वी बंगाल के लोगों को, हालांकि दोनों की भाषा एक समान थी, पर फिर भी उन्हें बांगाल कहकर उन्हें बहुत हे दृष्टि से देखते थे और हर जगह इन लोगों को कमर कस के औरतों को लड़ाइयाँ करनी पड़ी। रोज़ कॉलोनी में लड़ाइयाँ होती थीं, रोज़ गुंडों से उनको मुकाबला करना पड़ता था। तो ये जो सारी टकराहट और संघर्ष है, यह कितना बेमानी है और कितना मारक है, यह संदेश लोगों तक पहुँचे। अलका सरावगी, जिनके लिए कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी कि पाठक के माध्यम से पूरा समाज विस्थापित हुए लोगों की तकलीफ को समझ सके। अलका सरावगी की कई रचनाओं के अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। खुद उन्हें हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं का साहित्य पढ़ने का शौक है। मेरा सवाल था कि आज के विश्व साहित्य के मुकाबले में वे हिंदी उपन्यास को कहाँ पाती हैं। इस सवाल का जवाब देने की शायद उस तरह की योग्यता मेरी नहीं है, किंतु मुझे लगता है कि हम किसी से पीछे तो नहीं हैं। यानी कि हमारे अपने जो स्ट्रक्चर्स, जो हमको हमारी मिथ्स ने, हमारे मिथकों ने, हमारी एपिक्स ने और हमारी इस पूरी एक सदी की हिंदी
उपन्यास के लेखन की यात्रा ने हमको जो स्ट्रक्चर्स दिए हैं, नई तरह की कहन हम उपन्यास की विधा को दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए हर देश का, हर समाज का, हर भाषा का और हर एक व्यक्ति का जो एक अनुभव होता है, वहाँ से खड़े होकर जब हम अपनी रचना विश्व के सामने रखते हैं तो मुझे लगता है कि वही हमारी स्वीकृति भी वही है और वही हमारा कंट्रीब्यूशन भी वही है। मेरे 3 उपन्यासों का इटालियन में अनुवाद हुआ है और कलिकता वाया बाईपास का स्पेनिश, जर्मन और फ्रेंच में अनुवाद हुआ है। तो मुझे लगता है कि किशोर बाबू जो कलकत्ते की गलियों में घूम रहे हैं अपने से प्रलाप करते, एक पहचान या उनसे किस तरह की एम्पैथी, किस तरह का एक जुड़ाव एक कोई इटालियन व्यक्ति या एक कोई फ्रेंच व्यक्ति महसूस कर सकता है। जो हमारी सार्वभौमिक विफलताएं हैं, जो जीवन की विडंबनाएं हैं, विद्रूपताएं हैं, वो शायद सब जगह एक जैसी हैं और इसीलिए शायद उस तरह की एक संवेदना के स्तर पर एक तरह की साझेदारी संभव होती है। बेशक, अगर सफलता, विफलता, सुख दुख की ये सार्वभौमिक भावनात्मक साझेदारी न होती तो एक भाषा के साहित्य का दूसरी भाषाओं में अनुवाद क्यों होता? बात अनुवाद की चली है तो मन में ये उत्सुकता उठना लाजमी है कि कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए के अन्य भाषाओं में अनुवाद की क्या योजना है। अलका सरावगी। कुलभूषण के अनुवाद की योजना में सबसे पहले मेरे दिमाग में उसका बांग्ला अनुवाद था और संयोग की बात देखिए कि आज ही वह अनुवाद पूरा होकर मेरे पास आया है और मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही बढ़िया शानदार अनुवाद है जिसे आज ही मैंने एक बांग्ला पब्लिशर को भेजा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि वे इसे जल्दी छापेंगे। इसके पीछे यह भी कारण है कि यही साल बांग्लादेश की आज़ादी का 50वां साल है और मैं यह चाहती हूँ कि बांग्लादेश के पाठक समुदाय है उन तक कुलभूषण की कहानी पहुँचे और पढ़ी जाए और उनके मन को छुए और उनके विचारों में वह उदारता लाए जो हम सब चाहते हैं कि हम सबके विचारों में हो, इस विश्व के हर नागरिक के मन में हो। अंग्रेज़ी अनुवाद की भी बात चल रही है और एक महिला हैं जिन्होंने, एक प्रोफेसर जिन्होंने अनुवाद करके भेजा है। तो वाणी प्रकाशन का हार्पर कॉलिन्स के साथ कुछ टाई अप है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वह भी बहुत जल्दी इस दिशा में बात आगे बढ़ेगी। हिंदी की जानी मानी लेखिका अलका सरावगी का 7वां उपन्यास कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए नवंबर 2020 में वाणी प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ। और अब आज का सवाल, क्या आपको याद है कि दुनिया में अब तक सबसे लंबा प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? जवाब के साथ परवेज आलम। पहले जरा इस सवाल की पेचीदगी पर गौर कर लेते हैं। लंबा मतलब किताब की मोटाई के लिहाज से, या शब्दों मतलब अल्फाज की तादाद के हिसाब से, या फिर कैरेक्टर्स के हिसाब से? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का कहना है कि हमें तो कैरेक्टर्स गिनने से मतलब है। कैरेक्टर्स आपको पता ही है, जैसे पंक्चुएशन, डिजिट्स, तरह तरह के निशान और साथ में अल्फ़ाबेट्स, इन सबको शामिल कर लें और गिन लें। आखिरी बात यह कि नॉवेल बाकायदगी से छपा हो, बिका हो, उसकी कोई लिटरेरी वैल्यू हो, और ये नहीं कि आपने खुद छापा और अपने 4-5 दोस्तों को साथ में पढ़वा दिया। इन सारी बातों को सामने रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का कहना है कि फ्रांसीसी राइटर मैक्सवेल पूस का नॉवेल इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम जीत जाता है। नॉवेल फ्रेंच में है और इसका नाम कुछ इस तरह है, अलों शेख्शे तुतों पक्त्यू। राइटर का नाम लिखा जाता है MARCEL PROUST। मैं अगर कोशिश करूं तो शायद ये कहलाएगा मैक्सवेल पोस्ट। इस नॉवेल में कुल मिलाकर तकरीबन 96,09,000 कैरेक्टर्स हैं। नॉवेल का जिक्र सुनने से पहले आपको एक किस्सा सुनाता चलता हूँ। दिल्ली में मैक्सवेल पोस्ट के चाहने वालों की एक खुफिया सी सोसाइटी है और इस सोसाइटी के खलीफा हैं मयांक ऑस्टिन सूफी, जो भारत के बहुत ही मशहूर फोटोग्राफर हैं और कॉलम नवीस हैं, लेखक हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में डेली वाला के नाम से इनका कॉलम छपता है और भारत के बाहर भी पूरी दुनिया में इस कॉलम को बहुत ही शौक से पढ़ा जाता है। साल में कई बार मैक्सवेल पोस्ट के शहदाई मिलते हैं और मैक्सवेल पोस्ट को याद करते हैं। एक बार एक फ्रांसीसी अखबार ने मैक्सवेल पोस्ट से पूछ लिया था कि आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन कैसे गुजारना चाहते हैं। मैक्सवेल पोस्ट ने जवाब दिया था, मैं मिस एक्स के कदमों पर खुद को निछावर कर दूंगा, लूव्र म्यूजियम जाऊंगा और फिर भारत की यात्रा पर निकल जाऊंगा। बस उनका ये इशारा काफ़ी था।
आज मैक्सवेल पोस्ट के हजारों पढ़ने वाले उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगे हुए हैं। इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम के 7 वॉल्यूम्स हैं। 1913 में पहला हिस्सा पब्लिश हुआ। ये एक ऐसे आदमी की फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी या काल्पनिक कथा है जिसकी जिंदगी बिल्कुल मैक्सवेल पोस्ट जैसी है। जवानी से बुढ़ापे में दाखिल होने की बेहद खूबसूरत दास्तान है। परवेज आलम। याद दिला दूं कि सिनेंक किताब कॉलम में शामिल किताबों और लेखकों के विचारों के लिए सिनेंक जिम्मेदार नहीं है। अलका सरावगी के साथ सिनेंक किताब कॉलम का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारा पता है post@sinenk.com। तो अचला शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। सिने इंक हिंदी उर्दू के पॉडकास्ट का मशहूर मंच। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com।